Hello dear student. In today's class, I am going to discuss about the force experienced by a charged particle when it enters in either magnetic field or in the combination of either electric field and magnetic field. So first of all, when charged particle enters in magnetic field, then it will experience a force. Okay, when a charged particle enters in magnetic field, okay, then that charged particle will experience a force, and that force is called Lorentz, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. तो इसको अच्छे से हम समझते हैं. जैसे यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है. ठीक है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स वाई और ये जेड है. आपको समझ में आ रहा होगा ये. ठीक है, एक्स वाई और ये जेड. अब मैं इसको ऐसे कर दिया. अब इसका डायग्राम मुझे इस पे बनाना है. कैसे बनाऊंगा? ये देखो, ये वाला वाई एक्सिस था, ये वाला एक्स एक्सिस था, तो ये ऐसे कर दिया हूं. तो ये ऊपर में जेड है, ये बता रहा है वाई एक्सिस और ये बता रहा है एक्स एक्सिस. एक चार्ज पार्टिकल जो ओरिजिन में था, ध्यान से सुनना, एक चार्ज पार्टिकल जो ओरिजिन में था और वो सीधा मूव करता है किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में. ये प्लेन है. प्लेन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बताऊं, ये अगर प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन क्या होगा? ऐसे रखते हैं. ठीक है, तो ये वाली प्लेन को कहेंगे एक्स वाई प्लेन. और एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो एंगल बनाया है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, v थीटा एंगल बनाया, चार्ज थीटा एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो ये कंपोनेंट क्या होगा? जिधर थीटा होता है इसको रिजॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट v cos थीटा. और इस v cos थीटा के परपेंडिकुलर में कौन सा होता है? v sin थीटा. Let's q be the charge which makes theta angle with magnetic field, and v is the velocity of that q charge. So when it enters, then that charge will experience a force, and the direction of force is perpendicular to the plane of this plane containing this charge. मतलब ये चार्ज जो ऐसे मूव कर रहा था इस प्लेन में जो चार्ज मूव कर रहा था उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा. परपेंडिकुलर फोर्स मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस. क्या एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था? ये सब एक्सपेरिमेंटली बात है सारे, है ना. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. F क्या है? F है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. B क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यूनिट इज टेस्ला. B को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. कितना मैग्नेटिक फील्ड है? ये B y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, x कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन v वेलोसिटी जो है, ये v क्या है? वेलोसिटी. और q क्या है? चार्ज. इसका कंपोनेंट बना v cos थीटा और v sin थीटा. तो एक्सपेरिमेंटली लॉरेंस ने क्या देखा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी उतनी ज्यादा उस चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, उतना उसको फोर्स लगा. तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा था लॉरेंस ने. सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. जितनी ज्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड थी उतनी ज्यादा उस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा. चार्ज पार्टिकल कौन है? Q. उस पे फोर्स कैसा लग रहा था? नॉर्मली. बताऊंगा क्यों. और क्या देखा गया कि v sin थीटा पे जितना v sin थीटा का कंपोनेंट होगा, v cos थीटा के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा था. ये देखा गया. देखो, v cos थीटा है और v sin थीटा है, तो चार्ज की दो कंपोनेंट हुई. ठीक है, तो v cos थीटा के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा था. तो क्या देखा गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा. ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे? तीनों को कंबाइन करेंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली है, क्यू वी बी साइन थीटा.
इक्वल टू साइन देंगे, प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा। के क्या है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यूनिटी होती है, दैट इज 1। तो हम क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का टर्म है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड बी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज तो स्केलर है, तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, वेक्टर साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फोर्स परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे v क्रॉस b इस प्लेन में आ रहा था, फोर्स v क्रॉस b के परपेंडिकुलर में लग रहा था, मतलब फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इन दोनों के प्लेन में। इन दोनों का प्लेन कौन सा था? एक्स वाई। ठीक है, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, तो हम क्या लिख कंक्लूड कर दिए? F इज परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्स जो लगेगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स अच्छा ये कंडीशन तो मैंने नहीं बताया। देखो, अब साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 90 हो सकती है, 180 हो सकती है। थीटा किसके बीच का एंगल है? लिख लो, थीटा है एंगल बिटवीन बी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या है? थीटा है। अगर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था ये, ठीक है, कि अगर थीटा 0 डिग्री हो रहा था, मतलब उसी के अलोंग जा रहा था, तो फोर्स कितना आया था? देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। इससे फोर्स कितना मिलेगा? F इज इक्वल टू 0। इससे फोर्स कितना मिलेगा? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम मिलेगा? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी वेलोसिटी, यही मैंने यहाँ लिखा है, जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है उस समय फोर्स तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था ही, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, उस समय चार्ज को मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा चार्ज को? जब चार्ज 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में इंटर करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब सीधा ऐसे आकर के ऐसे मूव कर रहा है इस साइड ऐसे, तो उस समय उस चार्ज को सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यही बताया गया है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा उस समय चार्ज विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। तो ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब 1 टेस्ला का डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। व्हाट इज 1 टेस्ला? सो 1 टेस्ला को हम यहाँ से डिफाइन किए, F इज इक्वल बी इज इक्वल टू व्हाट? बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगता है 1 कूलम चार्ज को, सॉरी 1 कूलम चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकेंड की, 1 कूलम चार्ज, ध्यान से सुनना, 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी से इंटर करता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है बी और वी के बीच में। ठीक है, बी और बी के बीच में एक चार्ज यहां से इंटर कर रहा है, ये चार्ज है मान लो, जैसे आप समझ सकते हो ये चार्ज है, ये इंटर कर रहा है ऐसे, ठीक है, और बी इस साइड था, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाया, तो एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये चार्ज मान लो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, 90 डिग्री, और चार्ज कितना था? 1 कूलम। तो उस समय जो उस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट? 1 टेस्ला। 1 टेस्ला is equal to 10 to the power minus 4 गॉस। You can also find the dimension of B। कभी कभी क्वेश्चन आया है, फोर्स का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन IT होता है या AT होता है, क्योंकि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। Q is equal to I into T या A into T लिख सकते हो। एंगल का डायमेंशन नहीं होता, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर लो।
फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर रहेगा और चार्ज इंटर करता है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है वो अभी आपको हम बताएंगे। फर्स्ट यू कॉपी ऑल दिस थिंग। स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, इसका मतलब क्या है? V cos थीटा क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली में फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा था चार्ज पार्टिकल, उसको वो ऑब्जर्वेबल था, मतलब उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता था, वो कितना लग रहा था उसको फील किया जा सकता था। तो ये देखा गया कि थीटा अगर 0 डिग्री था, ठीक है, तो फोर्स एकदम 0 के बराबर था। अब यहाँ थीटा अगर 0 डिग्री करेंगे तो फोर्स 0 के बराबर है, तो कॉस तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो चार्ज ऐसे जा रहा है, अगर ये चार्ज ऐसे जाता ना, बी के अलोंग ही जाता ना, ये चार्ज ऐसे नहीं जाकर के ऐसे अगर जाता, तो उस समय ध्यान से सुनना, उस समय फोर्स उसमें नहीं लग रहा था। तो हमने रिलेशन नहीं बनाया, हमने क्या, लॉरेंज ने रिलेशन नहीं बनाया। तो रिलेशन कैसे बनता है? ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व किया गया कि अगर साइन थीटा का कंपोनेंट रखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, ठीक है, साइन कंपोनेंट का फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का देखा गया, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू कम कर रहे थे तो क्या बोलते हैं, फोर्स 0 होना चाहिए था, लेकिन अगर हम थीटा कम करेंगे तो कॉस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, मतलब ये रिलेशन नहीं, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर v cos थीटा नहीं लिखे, v sin थीटा का टर्म लिखे। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है स्टूडेंट, अब आप कॉपी कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और चार्ज उसमें मूव करता हुआ आ रहा है, तो वो चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसकी एक्सप्रेशन हमको फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज मूव करता हुआ उसके पास आ रहा है, तो वो चार्ज टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, तुम ये पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, अगर चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर कर रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस पर डिपेंड करेगा, इस चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये, ठीक है। अब देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है और चार्ज इंटर अगर कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ई इज व्हाट, ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स को, क्योंकि वेलोसिटी में है, रेस्ट में तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय क्यू ई, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स अभी निकाले आपको, क्यू वी क्रॉस बी, तो टोटल फोर्स कितना होगा, दिस प्लस दिस, दैट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, वेक्टर है इसलिए एरो ऐसे दे देंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को लिख दिए, फिर यहाँ पर भी वही वैल्यू रख दिए, क्यू कॉमन था, इस तरह से एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर दिए। दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, कौन सा चार्ज है, अभी चार्ज का नेचर पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज क्यू इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या कंक्लूजन निकला कि स्टैटिक चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगे, चार्ज अगर मूव करने लगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही उसके पास, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि चार्ज के मोशन से करंट बना और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में भी था,
ठीक है, कि कोई भी चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, कोई भी चार्ज अगर देखो वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेट करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देगी, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने चारों तरफ बनाएगी, क्योंकि वो करंट बना रही है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। चार्ज अगर पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, जीरो। मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज ये मान लो चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज ये इधर से मूव करता हुआ आया और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसी के ऊपर ऐसे करके स्ट्रेट इसी के पैरेलल मूव करने लगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि B और V के बीच में वेलोसिटी है, चार्ज के पास क्या है, वेलोसिटी है, और B तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, या ऐसे मूव करे 180 डिग्री, तो साइन जीरो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि क्यू बी भी साइन थीटा होता था, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज अगर मूव करता है, याद रखना, चार्ज अगर मूव करे पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उस समय मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, दिस ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।